नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, इससे पहले छायावाद की एक क्लास बनाई जा चुकी है, जिस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि छायावाद है क्या, छायावाद की विशेषताएं, छायावाद की परिभाषाएं, छायावाद की प्रवृत्तियां और छायावाद के बारे में जो विद्वानों के मूल मत थे उनको हम लोगों ने उस क्लास में समझा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं छायावाद के एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ, या फिर कुछ विद्वानों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक, या फिर कृष्णदेव झारी के शब्दों में कहें तो छायावाद के ब्रह्मा। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इस क्लास में हम लोग आज जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। इस तरीके से प्रत्येक एक एक क्लास में हम लोग छायावाद के एक एक स्तंभ को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। नगेंद्र जो है इनका जन्म 1890 में मानते हैं। ये चीज भी आप लोग जरा सा याद रखें। नगेंद्र में अपने इतिहास में इनका जन्म 1890 मानते हैं। इनका जो निधन हुआ था वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म काशी में गोवर्धन सराय नाम के मोहल्ले में हुआ था। इनके कुछ उपनाम हैं जिनको देख लेते हैं। झारखंडी इनके बचपन का नाम था। इनको आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। और इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त इनको छायावाद का जनक कहते हैं। तो ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें कि जयशंकर प्रसाद को इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त छायावाद का जनक कहते हैं। इनको जो है बच्चन सिंह ने जागरण सुधार का कवि कहा है और इन्हें भारतीय संस्कृत का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। और ये जो है ब्रज भाषा में शुरू शुरू में कलाधर नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये भी चीज आप लोग याद रखें कि जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस नाम से कविताएं करते थे, तो कलाधर नाम से करते थे। हम बात कर लेते हैं इनके गुरुओं की। तो इनके 3 गुरु थे। एक थे मोहिनी लाल, जिससे इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। एक रसमय सिद्ध थे, जिनसे इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। और एक थे दीनबंधु मिश्र, जिनसे इन्होंने इतिहास संबंधी ज्ञान प्राप्त किया था। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी रचना संसार की, जो जो इन्होंने रचनाएं की, इनके नाटक, इनके निबंध, इनके कहानी संग्रह, इन पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये चीजें आपसे, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपसे लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती ही रहती हैं। तो इनकी जो पहली कविता थी वो सावन पंचक थी, जो 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो प्रथम छायावादी कविता थी वो प्रथम प्रभात थी, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इनकी जो पहली कविता थी वो सावन पंचक थी, लेकिन इनकी जो पहली छायावादी कविता थी वो प्रथम प्रभात थी। और ये जो है इनके झरना नाम के काव्य संकलन में संग्रहित है। ये चीज भी आप लोग याद रखें। और ये दोनों बातें हम लोगों ने जो पढ़ी वो रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी इनकी पहली कविता सावन पंचक मानते हैं और इनकी पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात को मानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनके काव्य संकलन को। तो उर्वशी इनका 1909 में है, वन मिलन इनका 1909 में है, प्रेम राज्य इनका 1909 में है, अयोध्या का उद्धार इनका 1910 में है, शोकोच्छ्वास इनका 1910 में है और बब्रू वाहन इनका 1911 में है। प्रेम पथिक इनका 1909 में है। ये जो है पहले पहल 1909 में इंदू नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यहां से एक चीज आप लोग और याद रखें, इंदू का जो है संपादन जयशंकर प्रसाद ने 1909 से ही प्रारंभ हुआ किया था। वो एक अलग बात है। फिलहाल आप लोग ये याद रखें कि प्रेम पथिक जो है 1909 में पहले पहल इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था
और शुरुआती में इसमें जो रचनाएं थीं वो ब्रज भाषा में, यानी ये जो इनका काव्य संग्रह था ये ब्रज भाषा में था, और बाद में 1915 में इसका अनुवाद इन्होंने खड़ी बोली में कर दिया। इस संग्रह के विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें जो है पहले ब्रज भाषा की कविताएं थी, फिर इसमें जो है जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली की कविताएं रख दी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है पहल ब्रज भाषा की कविताएं थी, फिर बाद में जयशंकर प्रसाद ने उन्हीं कविताओं का अनुवाद खड़ी बोली में कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें और देख लेते हैं। करुणालय इनका 1913 में है और इसे हिंदी का प्रथम गीत काव्य कहा जाता है। इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। कानन कुसुम इनका 1912 में है और इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में विद्वान एक नहीं है। कुछ लोग बताते हैं 1912 और कुछ लोग बताते हैं 1913। फिलहाल आप लोग 1912-13 में इसको मान सकते हैं। महाराणा का महत्व तो 1914 में है और ये भी जो है इनकी रचना इनकी ही पत्रिका इंदु में प्रकाशित हुई थी। झरना जो है 1918 में है और 1918 से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इससे पहले की जो भी रचनाएं थीं सारी रचनाएं इनके द्वारा द्विवेदी युग में लिखी गई। झरना इनका 1918 में प्रकाशित होता है और यहीं से जो है छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है और कहने वाले कोई और नहीं अपने शुक्ल ही थे। तो ये चीज आपको याद रह जाएगी। इनका जो चित्रधारा है उसका प्रकाशन होता है 1918 ईस्वी में और इसमें 10 ग्रंथों को इन्होंने एक साथ प्रकाशित कर दिया था। कौन कौन से इसमें ग्रंथ थे? कानन कुसुम था, प्रेम पथिक था, महाराणा का महत्व भी शुरू में इस बाद में इसी में था, करुणालय सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य करुणालय था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, छाया था, उर्वशी जो एक चंपू काव्य है जिसका प्रकाशन 1909 में हुआ था, राजश्री था, प्रायश्चित था और कल्याणी परिणय था। और इसमें जो शुरू की 4 रचनाएं हैं ये भी आप लोग याद रखें। इसमें से ये जो शुरू की 4 रचनाएं हैं ये जो है 4 काव्य ग्रंथ थे, शेष इनकी जो है गद्यात्मक रचनाएं थी। तो ये चीजें याद रहेंगी आपको। बढ़ते हैं आगे। आंसू 1925 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन होता है और यह एक खंड काव्य था और इसमें कुल 133 छंद थे। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है और इसका संशोधित संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद इसमें शायद जो है 64 छंद और जोड़ दिए गए थे, 64 मुक्तक इसमें और जोड़ दिए गए थे। तो ये चीज आप लोगों को यहां से क्या क्या याद रखना है। आंसू का प्रकाशन जो पहला संस्करण आता है वो 1925 में आता है और ये एक खंड काव्य है। बच्चन सिंह न इसे खंड काव्य मानते हैं न इसे प्रबंध काव्य मानते हैं। एक चीज और याद रखनी है, इसमें कुल 133 छंद थे और सबसे विशेष बात इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है और इसका संशोधित संस्करण 1933 में आता है। यानी जब इनका लहर प्रकाशित होता है उसी वर्ष इनके आंसू का दूसरा संस्करण आता है। याद रखने को आप ये भी रख सकते हैं कि आंसू मानवीय विरह काव्य है, कहने वाले बच्चन सिंह हैं। आप चाहें तो इसको याद रह सकते हैं। बाकी भूलने के नाम पे भूल तो आप अपने पहले प्यार को भी गए। कामायनी इनका 1935 में है। तो ये जो है इनकी काव्य रचनाएं हो गई। बात कर लेते हैं इनके नाटकों की। तो सज्जन इनका 1910 में है, यह इनका पहला नाटक है। कल्याणी परिणय 1912 में है। करुणालय 1913 में है। खूब धूमधाम से इन्होंने रचनाएं की हैं। प्रायश्चित इनका 1913 में है। राज्यश्री इनका 1914 में है। विशाखा 1921-22 में है। यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। अजात शत्रु 1922 में है। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में है। कामना इनका 1927 में है और इनका सबसे पहला बेहद महत्वपूर्ण नाटक स्कंदगुप्त 1928 में है। एक घूंट 1929 में है। चंद्रगुप्त 1931 में है और इनका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी 1933 में है।
तो ये इनके नाटक थे। एक बार आप इन पे जो है नजर मारिए और इनको रट लीजिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1914 में, विशाख 1921-22 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1929 में और चंद्रगुप्त 1931 में। उसके 2 साल बाद ध्रुव स्वामिनी 1933 में। याद रह जाएगा ना। बढ़ते हैं आगे। इनके 3 उपन्यास हैं, जिसमें से 2 ये लिख पाए थे लेकिन एक पूरा नहीं कर पाए थे। इनका जो पहला उपन्यास है वो है कंकाल, जिसका प्रकाशन होता है 1929 ईस्वी में। दूसरा जो इनका उपन्यास है वो है तितली, जिसका प्रकाशन होता है 1934 ईस्वी में। इरावती ये अपना उपन्यास पूरा नहीं कर सके थे, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। प्रकाशन होता है 1961 में और इसको पूरा करते हैं अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। ये तीनों उपन्यास इनके हैं, आप लोग याद रखें। इनका जो है निबंध संग्रह काव्य कला एवं अन्य निबंध के नाम से 1936 में प्रकाशित होता है। इनकी कुछ कविताएं हैं जैसे उर्वशी, वन मिलन, विदाई, नीरो प्रेम, कल्पना का सुख, अयोध्या का उद्धार और बब्रू वाहन। ये जो है इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इनके द्वारा कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित करवाए गए, संपादित करवाए गए। इन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी थी, जो इनके 5 कहानी संकलनों में संकलित हैं। इनका जो पहला कहानी संग्रह है वो छाया, जिसका प्रकाशन होता है 1912 में। दूसरा कहानी संग्रह है इनका प्रतिध्वनि, जिसका प्रकाशन होता है 1926 में। तीसरा कहानी संग्रह है आकाशदीप, जिसमें हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था तो ये पढ़ा था, जिसमें 17 कहानियां संग्रहित हैं। और जब मैंने आपको आकाशदीप कहानी पढ़ाई थी तो ये बारीकी से बताया था कि आकाशदीप में कौन कौन सी कहानियां संग्रहित हैं। इनका जो है चौथा जो है कहानी संग्रह है आंधी 1931 और साल आता है 1936 का। और इनका अंतिम कहानी संग्रह प्रकाशित होता है इंद्रजाल। तो याद रह जाएंगे, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और अंतिम जो है इनका इंद्रजाल 1936। याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अब इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, उन पे एक बार नजर दौड़ाते हैं। झरना प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य संकलन है और हमने पढ़ा था कि प्रसाद की जो प्रथम छायावादी कविता है वो भी इसी में संकलित है। कानन कुसुम, जिसका प्रकाशन होता है 1913 ईस्वी में, यह प्रसाद जी के खड़ी बोली की कविताओं का पहला संकलन है। तो ये आप लोग मस्तिष्क में बिठा लें। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के खड़ी बोली की कविताओं का पहला संकलन कौन सा है, तो वो कानन कुसुम है, जिसका प्रकाशन होता है 1913 में। प्रथम प्रभात 1913 ईस्वी में प्रसाद की पहली छायावादी कविता झरना काव्य संकलन में संकलित है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आधार पे जो है इनको कुछ विद्वान छायावाद का प्रवर्तक मानने पे तुले थे, लेकिन बच्चन सिंह ने जो है कस के डांट लगाई, बोले सब लोग चुप बैठो, एक रचना मिल जाती है तुम लोग प्रवर्तक मानने को तैयार हो जाते हो। फिर बच्चन सिंह ने बताया कि छायावाद का कोई एक प्रवर्तक न होके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, ये तीनों महाविद्वान छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही जो है बच्चन सिंह ने। झरना काव्य संकलन में कुल 58 कविताएं संकलित हैं, ये छोटी सी बात आप लोग याद रखें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लहर काव्य संकलन में 4 लंबी कविताएं हैं। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेसोल की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। ये बात आपके लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। 2 तरीके से ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपसे ये कविताएं ही पूछ ली जाती हैं कि अशोक की चिंता किसकी कविता है, शेर सिंह का समर्पण किसकी कविता है, पेसोला की प्रतिध्वनि किसकी कविता है और प्रलय की छाया किसकी कविता है। तो ये चारों कविताएं जयशंकर प्रसाद की हैं और इनके लहर नाम के काव्य संग्रह में ये कविताएं संग्रहित हैं। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। झरना का दूसरा संस्करण 1927 में प्रकाशित होता है
जिसमें 31 नई रचनाओं को बाद में जोड़ दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखें। झरना 1918 में प्रकाशित हुआ था और इसका दूसरा संस्करण 1927 में प्रकाशित होता है। उसके बाद ये जो है 31 नई कविताओं के साथ हमारे सामने आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखें। इनकी जो सबसे प्रमुख इनकी कालजयी रचना कामायनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसका प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी में। इसके जो आधार ग्रंथ थे वो थे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, मत्स्य पुराण और ऋग्वेद काव्य रूप। ठीक है, ये एक जो है प्रबंध महाकाव्य है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। इसमें मुख्य छंद के रूप में तोटक छंद का प्रयोग किया गया है और इस छंद को लावड़ी छंद भी कहा जाता है या इस नाम से भी इसको जाना जाता है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, यानी 15 कांडों में ये विभाजित किया गया है और कांड को सर्ग कहा गया है। 15 सर्ग हैं, जिसमें से जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है और पहला सर्ग ही सबसे बड़ा सर्ग है, और जो अंतिम सर्ग है वो आनंद है और अंतिम सर्ग ही सबसे छोटा सर्ग है। कामायनी में जो है मंगलाचरण नहीं हुआ है। जो जब रचना प्रारंभ होती है, रचना के प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है, जैसे तुलसीदास जब रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं तो कहते नहीं है वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदशामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस तरीके से कामायनी में जो है मंगलाचरण नहीं है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और शायद पूछा गया है। इसके 15 सर्ग हैं जिनको देख लेते हैं। पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये जो है इसके 15 सर्ग हैं। इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सर्ग आपको दे दिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है इन सर्गों को क्रम से लगाइए। याद करने का तरीका है, इनको 3-3 भागों में बांटिए। पहले 3 ये, दूसरे 3 ये, फिर तीसरे 3 ये, इस तरीके से याद करिए। चिंता, आशा, श्रद्धा 1, काम, वासना, लज्जा 2, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा 3, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद 4, दर्शन, रहस्य, आनंद 5। इस तरीके से जब आप लोग याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इनके जो मुख्य पात्र हैं, पहला पात्र इनके जो कामायनी के जो मूल पात्र में है वो मनु है, जो मन का प्रतीक है। श्रद्धा है, हृदय का प्रतीक है, और इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो कई बार आपसे ये प्रतीक योजना भी पूछ ली जाती है। मानव कुमार मानव जाति का प्रतीक है और कैलाश मानसरोवर मुक्ति स्थल का प्रतीक है। तो इस तरीके से ये जो है प्रतीक योजना है, आपको याद रखनी चाहिए। कामायनी के जो मुख्य दर्शन है वो शैव दर्शन के प्रतिभिज्ञावाद को कामायनी में प्रतिष्ठित किया गया है और इसका मुख्य संदेश जो है वो अहिंसा है। कामायनी के बारे में बेहद महत्वपूर्ण तथ्य शुरू होते हैं अब, जिनको याद रखना है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। मुक्ति बोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है, ये भी आप लोग याद रखें। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के अनुसार कामायनी एक असफल कृति है। हो सकता है जब ये आलोचना करने बैठे हो तो भांग वांग के नशे में हो, इसीलिए इन्होंने कामायनी को एक असफल कृति कहकर पुकारा है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी आधुनिक सभ्यता की प्रतिनिधि काव्य है। ये भी आप लोग याद रखें। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कामायनी नए युग का काव्य है। प्रेम शंकर के अनुसार कामायनी में मानव जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति है और प्रेम शंकर के अनुसार ही कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। तो कामायनी एक अपने आप में जो है बेहद शानदार रचना है। न जाने इंद्रनाथ मदान ने क्या सोचकर ये कह दिया कि कामायनी एक असफल कृति है। हो सकता है कि कामायनी वो जो है दूसरे हिसाब से लिखना चाहते हो, जयशंकर प्रसाद ने उस हिसाब से ना लिखी हो, इसीलिए इंद्रनाथ मदान ने कह दिया हो। लेकिन जिसकी आलोचना रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक जो
किसी की तारीफ करने से थोड़ा सा पीछे हटते हैं वो भी जो है कामायनी को खूब तारीफ करते हैं। हर आलोचक जो है कामायनी के बारे में अच्छी आलोचनाएं करता है। इस सब के मध्य इंद्रनाथ मदान को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने कामायनी को एक असफल कृति करार दिया, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन आलोचना तो आलोचना है, बोलने का सबको अधिकार है, अपनी अपनी कलम अपनी अपनी स्याही। कामायनी में जो है समानता और समरसतावाद का संदेश दिया गया है। इन 2 पंक्तियों में देख सकते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इसमें जो है समन्वयवाद का भी संदेश है। ज्ञान, इन 2 पंक्तियों से आप देख सकते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। इसमें जो है नारी की महत्ता का चित्रण किया गया है। कुमार विश्वास ने कितना जबरदस्त तरीके से गाया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ भाग 1928 ईस्वी में सुधा नाम की पत्रिका में प्रकाशित होता था। यहां से जो है मुझे एक बात और याद आ गई। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू, आंसू को भी जयशंकर प्रसाद पहले कामायनी का एक सर्ग बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जयशंकर प्रसाद ने ऐसा नहीं किया था। रामधारी सिंह दिनकर ने दोष रहित दूषण सहित, ये निबंध है भैया, दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध में कामायनी को आधी कविता माना है। कामायनी के लिए 1936 में जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषक भी दिया गया। तो ये जो है क्लास आपकी पूरी हुई। मैंने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है कि आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएं। हो सकता है क्लास में मुझसे कुछ गलतियां हुई हों, जिनको आप लोग अगर करेक्शन कर सकते हैं तो अपने हिसाब से कर लेना। जो गलतियां हुई हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये जो है सन आपने गलत बताया है, ये रचना यहाँ पे, ऐसे कमेंट किया करें। तो ये जो है खुद को सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने स्तर से मैंने जो है पूरा प्रयास किया है। पूरा प्रयास, 1 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, लेकिन जब तक अपनी स्लाइड पे मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता मैं आपको नहीं पढ़ाता। हालांकि आप जो है वो बात अलग है कि शिकायत खूब करते हैं कि सर आप जो है डेली क्लास नहीं डालते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो है 1.5 दिन में क्लास हो, 2 दिन में क्लास हो, लेकिन जो क्लास हो वो थोड़ी सी सही हो। तो अपने जितना विवेक है उस विवेक के अनुसार मैंने ठीक तरीके से क्लास सेट की थी। आपको उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत अगर पसंद आई हो, अगर थोड़ा बहुत आपकी परीक्षा में क्लास सहायक हो तो क्लास को लाइक कर दें। अगर आपकी इच्छा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मैं मेहनत करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। बाकी आप अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें।